तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा सीरीज प्रधान शिक्षक की बहाली की सीरीज चल रही है, आप सभी को पता है, जिसमें 40,247 वैकेंसी था। एग्ज़ाम का डेट अगले महीने 13 तारीख को है, सब आपको पता है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट यूनिट जो है वो 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने 5 टॉपिक कर चुके हैं और ये 6 टॉपिक है, ये 6वां टॉपिक है। इसमें हम फिलोसफिकल ऑफ एजुकेशन पे बात कर चुके हैं, साइकोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन में बात कर चुके हैं, सोशियोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन में बात कर चुके हैं, लिटरेरी बेस ऑफ एजुकेशन में बात कर चुके हैं, हिस्टोरिकल बेस ऑफ एजुकेशन पे भी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बेस ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पर, ठीक है ना। चलिए, तो हिस्टोरिकल बेस ऑफ एजुकेशन पे हम बात कर चुके हैं और ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है, जिसमें हमने शिक्षा का इतिहास समझने की कोशिश किया, प्राचीन सभ्यता के बारे में समझने की कोशिश किया, हमने समझने की कोशिश किया शास्त्रीय क्लासिकल एजुकेशन के बारे में, मध्यकालीन शिक्षा के बारे में समझने की कोशिश किया। फिर हमने समझने की कोशिश किया पुनर्जागरण या मानवतावाद शिक्षा के बारे में समझने की कोशिश किया। फिर आत्मज्ञान यानी इनलाइटमेंट के वक्त के शिक्षा के बारे में जाना। फिर औद्योगिक क्रांति जो हुई थी उसमें शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश किया, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश किया। फिर हम 20वीं शताब्दी की शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश किया। फिर वैश्वीकरण और शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश किया। और फिर हमने जानने की कोशिश किया कि जो समकालीन जो कंटेम्प्रेरी डिबेट और जो ट्रेंड रुझान है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश किया। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम बात कर लेंगे और इसके साथ ही टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, जैसा कि अगर आप ऊपर ऊपर पढ़े हैं, अगर वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको ये टॉपिक क्वेश्चंस को देख करके। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे, अगर वीडियो देखे होंगे तो क्वेश्चंस देख करके आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तुरंत। जस्ट आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि प्राचीन, थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्राचीन सभ्यता में यानी एंशियंट वक्त में शिक्षा को सबसे प्रारंभिक औपचारिक प्रणालियों में से एक स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यानी कि एंशियंट सिविलाइजेशन में, प्राचीन सभ्यता में शिक्षा का सबसे प्रारंभिक औपचारिक प्रणाली में से एक की स्थापना का श्रेय, यानी किसको ये श्रेय दिया जाता है प्राचीन सभ्यता में कि शिक्षा जो है वो फॉर्मली था, औपचारिक शिक्षा था। Which ancient civilization is credit the establishing one of the earliest formal system of education? औपचारिक शिक्षा ये कौन था? ये था एंशियंट ग्रीस। एंशियंट ग्रीस को ये श्रेय दिया जाता है, इसी वक्त से, इस टाइम से औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन दिया गया था, इस वक्त से। आप जानते हैं कि प्लेटो जो है, प्लेटो ये ग्रीस का ही रहने वाला था। जब आप ऊपर टॉपिक पढ़े हैं तो आपको समझ में आया होगा कि प्लेटो जो है वो एथेंस में, प्लेटो जो है वो एथेंस में एक एकेडमी खोला था और उस एकेडमी में फॉर्मल एजुकेशन देना प्रारंभ किया था। और उसी वक्त अरस्तु जो है एलेक्जेंडर महान को पढ़ाना शुरू किया था। तो एंशियंट ग्रीस में फॉर्मल एजुकेशन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी, श्रेय जाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया में, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करना था। व्यक्तियों को किस भूमिकाओं के लिए मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन मेसोपोटामिया में, एंशियंट मेसोपोटामिया में एजुकेशन वाज प्राइमरीली एम्ड, एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य था ट्रेनिंग इंडिविजुअल फॉर रोल्स, किसी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग, किस रोल के लिए ट्रेनिंग किया जाता था? क्या उसे धार्मिक पुरोहिताई बनाना यानी रिलीजियस प्रीस्टहुड बनाना? बिल्कुल नहीं। खेती किसानी? बिल्कुल। एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए लोगों को ट्रेन किया जाता था मेसोपोटामिया के समय में, शिक्षा का मेन उद्देश्य था। व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स? बिल्कुल नहीं। सैन्य सेवा? बिल्कुल नहीं। ये था खेती और किसानी। नेक्स्ट वीडियो। इस्लामी स्वर्ण युग ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि इस्लामिक गोल्डन एज, इस्लाम का एक गोल्डन एज था जो करीब करीब 400 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के दौरान का
गोल्डन एज माना जाता है, या मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है। इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हुए इस्लाम के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन। उसमें मुख्य तौर पे जो कंट्रीब्यूशन था किस क्षेत्र में था, वो था मेडिसिन के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में इस युग में इस्लामिक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। पुनर्जागरण काल में शास्त्रीय शिक्षा, जो रिनेसेंस जो पीरियड था, उसमें जो है क्लासिकल लर्निंग, शास्त्रीय शिक्षा और मानवतावादी रुचि का पुनरुत्थान देखा गया। यानी कि जो रिनेसेंस पीरियड है उसमें क्लासिकल लर्निंग और ह्यूमनिस्टिक लर्निंग का रुझान देखा गया, जैसे कि हमने टॉपिक को बात किए थे इसके बारे में। तो कौन सा इतालवी शहर, किस शहर में राज इस सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन में सबसे आगे थे? यानी कि कौन सा शहर, इटली का कौन सा ऐसा शहर था जो इस यानी कि मानवतावादी और क्लासिकल लर्निंग में सबसे आगे, अहम इसका रोल था? कौन से शहर का, कौन से राज्य का? वो था फ्लोरेंस, वो था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो है उसका सबसे ज्यादा योगदान था क्लासिकल लर्निंग और ह्यूमनिस्टिक में पुनर्जागरण काल में। आगे प्रबुद्धता युग यानी कि इनलाइटमेंट एज। इनलाइटमेंट एज ने तर्क, इनलाइटमेंट एज ने जब पढ़े होंगे, इनलाइटमेंट एज और मॉडर्न एजुकेशन, तर्क, विज्ञान, व्यक्तिगत अधिकारों पर महत्व पर जोर दिया गया। जब इनलाइटमेंट एज पढ़े थे उसमें देखे थे कि तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स पर जोर दिया। किस दार्शनिक ने टेबुला रासा, ब्लैंक स्लेट, रिक्त स्लेट की अवधारणा के आधार पर शिक्षा का एक मॉडल प्रस्तुत किया था? आप याद रखेंगे ब्लैंक स्लेट जो है देने वाला जॉन लॉक है। जॉन लॉक है ब्लैंक स्लेट का कंसेप्ट देने वाला, जॉन लॉक है। ठीक है ना। इमैनुअल कांट तो आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक विचारधारा को मानने वाला है, ये पढ़े हैं हम। रूसो जो है वो नेचुरलिस्टिक विचारधारा को मानने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ने शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, जिसमें ने शिक्षा पे महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, जिसमें इसका उदय भी शामिल है। किसका उदय शामिल है? यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन हुआ, अभी अभी आप पढ़े हैं। इसमें क्या हुआ? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसमें जो है साक्षर और स्किलफुल लोगों की जरूरत महसूस हुई। और उसके बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल खोले गए और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को पढ़ाया गया। तो सामूहिक स्कूली की व्यवस्था शुरू हुई थी इसके वक्त। ठीक है ना। आगे औद्योगिक क्रांति के दौरान, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ के दौरान, शिक्षा में कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए? कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए? यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो शिक्षा में कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए? निम्न वर्गों के लिए शिक्षा अधिक सुलभ हो गई। बिल्कुल, जो निम्न वर्ग के लोग थे, क्योंकि शिक्षा इसके बाद जो है मास पैमाने पर, बड़े पैमाने पर शिक्षा दिया जाने लगा, तो जो निम्न वर्ग के लोग थे उसके लिए शिक्षा आसान हो गई। बिल्कुल सही बात है। औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा अधिक विशिष्ट हो गई। बिल्कुल, औद्योगिक समाज, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुआ, तो उस सोसाइटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल सही है। शिक्षा शास्त्रीय शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। बिल्कुल, अब स्कूल प्रैक्टिकल स्किल पर फोकस किया जाने लगा, व्यवहारिक कौशल पर फोकस किया जाने लगा। बिल्कुल, इसलिए उपयुक्त सभी इनमें से सब हो जाएगा इसका आंसर। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है शिक्षा के कौन प्रमुख परिवर्तन हुए? तो ये सब प्रमुख परिवर्तन हुए शिक्षा में। शिक्षा जो है आम लोगों के लिए सुलभ हो गया। शिक्षा जो है वो औद्योगिक समाज से फेस करने के लिए अब शिक्षा जरूरी हो गया। दूसरी बात है कि व्यवहारिक स्किल पर फोकस दिया जाने लगा। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रमुख व्यक्ति जॉन डीवे, जब जानते हैं कि हमने बात किया था जॉन डीवे और मारिया मोंटेसरी के बारे में टॉपिक पर, जिसने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात किया था, के महत्व पर जोर दिया जॉन डीवे। तो किस पे महत्व जोर दिया? क्या वो रटन विद्या पर जोर दिया? बिल्कुल नहीं। क्या वो बाल केंद्रित और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया? बिल्कुल, चाइल्ड सेंटर्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है ना। अभी हम पढ़े इस टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। मारिया मोंटेसरी को एक शैक्षिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जाना जाता है।
यानी मारिया मोंटेसरी जो है इज नोन फॉर डेवलपिंग एन एजुकेशनल अप्रोच इम्फेसाइज, यानी मारिया मोंटेसरी जो है किस चीज को फोकस किए, किस पर अपना जोर दिए? क्या वो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन पर जोर दिए? बिल्कुल नहीं। खेल आधारित शिक्षा? बिल्कुल। वो प्ले खेल आधारित शिक्षा पर जोर दिए मारिया मोंटेसरी। जहां जॉन डीवे जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जोर दिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जोर दिए, वही मारिया मोंटेसरी जो है प्ले बेस्ड लर्निंग पर जोर दिए। ठीक है ना। आइए 21वीं सदी के कौशल यानी 21वीं सदी के स्किल की मैं बात करें कि अवधारणा में आलोचनात्मक सोच, संचार और सहयोग जैसी क्षमताएं शामिल है। यानी कि 21वीं शताब्दी की अगर स्किल की बात करें तो उस स्किल में क्या है? आलोचनात्मक सोच, संचार और सहयोग जैसी दक्षताएं शामिल है, जो आवश्यकताओं को दर्शाती है। कैसी, किस तरह की आवश्यकता को दर्शाती है? क्या वो आंकड़ों को याद करने को दर्शाती है? बिल्कुल नहीं। रटने को दर्शाती है? बिल्कुल नहीं। वो दर्शाती है अनुकूलनशीलता और रचनात्मकता को दर्शाती है, एडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी को दर्शाती है। द कंसेप्ट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल, जो 21st सेंचुरी स्किल जो है जिसमें हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, कम्युनिकेशन की, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, ये क्यों जरूरी है? ताकि हम एडॉप्ट हो सके, ताकि हमारे अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो सके। आइए कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। समकालीन शिक्षा जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है संबंधी बहसों के संदर्भ में, जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के संदर्भ में जो डिबेट चल रहा था, जो हम बात किए हैं, मानकीकृत परीक्षण जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, एक सेकेंड, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है मानकीकृत परीक्षण, शब्द का तात्पर्य क्या है? मानकीकृत परीक्षण के शब्द का तात्पर्य क्या है? जो अभी मतलब जो समकालीन शिक्षा जो है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में जो कई सारे डिबेट देखे गए हैं, उस डिबेट में मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है उसका उसका जो है मतलब क्या, उसका तात्पर्य क्या है, उसका शब्द का तात्पर्य क्या है? तो व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन तैयार करना। ने स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब ये है कि जो असेसमेंट रेडी करना इंडिविजुअल स्टूडेंट के, नहीं हर स्टूडेंट के नीड के बेस पर टेस्ट को तैयार करना, ये तो संभव ही नहीं है। एक क्लास में 100 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट की अलग अलग नीड से हैं और उसके बेस पे टेस्ट तैयार करेंगे तो मामला ही खराब हो जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। समान मानदंडों और बेंचमार्क के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करना, बिल्कुल। आप जानते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक बेंच मार्क्स तय करते हैं कि 60% जो बच्चे लाएंगे वो फर्स्ट डिवीजन करेंगे, उससे कम लाएंगे तो सेकेंड, उससे कम फर्स्ट डिवीजन, उससे कम लाएंगे तो सेकेंड डिवीजन, उससे कम लाएंगे तो थर्ड डिवीजन। ये क्या है? ये एक बेंच मार्क्स हम तय करते हैं। तो एक बेंच मार्क्स तय करके हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, यही है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है। यानी बच्चों को कह देंगे कि स्वयं डिजाइन करें टेस्ट? बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में फ्लिप्ड क्लासरूम, देखिए एक नया कंसेप्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम शब्द का तात्पर्य, यानी कि फ्लिप्ड क्लासरूम। आप इसके बारे में पता नहीं सुने कि नहीं सुने, सुने जरूर होंगे। कई सारे कंसेप्ट नए आए हैं ट्रेंडिंग में, फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया, ब्लेंडेड क्लासरूम हो गया, इस तरह के क्लासरूम है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम के मतलब इसे कहते हैं उलट क्लासरूम, उलट कमरा वर्ग वर्ग कक्ष, उलट वर्ग कक्ष इसका नाम है। इसका इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे को, जो हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं और टास्क दे देते हैं घर पे काम करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे टास्क का काम स्कूल में करेंगे और पढ़ेंगे घर पर, ये मतलब जस्ट अपोजिट है। अच्छा, एक कक्षा जहां शिक्षक अनुपस्थित हो यानी शिक्षक हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक कक्षा जहां छात्र ऑनलाइन संसाधनों और व्याख्यानों के माध्यम से घर पर खुद को पढ़ते हैं, बिल्कुल। बच्चे घर पर खुद को पढ़ते हैं, बच्चे घर पर ऑनलाइन माध्यम से या किसी और संसाधन के माध्यम से बच्चे खुद घर पर पढ़ते हैं और फिर कक्षा के समय के दौरान गतिविधियों और चर्चाओं में संलग्न होते हैं। फिर कक्षा के समय, क्लासरूम के समय बच्चे जो है डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये है फिलिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट, कम मतलब क्लियरली। ठीक है ना। आगे है कुछ क्वेश्चंस, चलिए दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, बात खत्म हो गया। प्रथम आधुनिक पब्लिक स्कूल
प्रणाली की स्थापना किस श्रेय अक्सर किस देश को दिया जाता है? क्या श्रेय अक्सर किस देश को, यानी कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ये फर्स्ट मॉडर्न पब्लिक स्कूल कौन से देश में शुरू किया गया था? ये किया गया था, पहला मॉडर्न पब्लिक स्कूल शुरू किया गया था यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि किस ऐतिहासिक घटना, कौन सा ऐसा ऐतिहासिक घटना है शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देकर, साक्षरता के महत्व पर जोर देकर दुनिया भर में शैक्षणिक नीतियों और प्रथाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? यानी कि कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जिस इवेंट के बाद जो है शिक्षा तक सभी इंसानों का सार्वभौमिक पहुंच हो गया, हर इंसानों का शिक्षा तक पहुंच हो गया और साक्षरता के महत्व पर जोर दिया जाने लगा और शैक्षणिक नीतियों और प्रथाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया गया? ये कौन सी ऐतिहासिक घटना है? ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है शिक्षा तक इंसानों का सार्वभौमिक पहुंच हुआ, शिक्षा साक्षरता के महत्व पर जोर दिया जाने लगा, शैक्षणिक नीतियों और प्रथाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया गया। कौन? फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस तरह से ये बहुत लंबा टॉपिक था, आप क्वेश्चंस को देखे होंगे तो समझ गए होंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये तब क्लियर हुआ होगा जब आप वीडियो पहले देखे होंगे तब। इस तरह से टॉपिक 6 हमारा जो है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 7 की बात करेंगे। इस तरह से हमारा यूनिट जो है 1 जो है वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक 7 पे बात करने के बाद। आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप देखते रहें, तैयारी करते रहें, आप मन से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।